जरा सोचिए, एक इंसान पिछले 13 साल से अपने ही शरीर में कैद है। वो कुछ महसूस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। बस अस्पताल की कुछ मशीनें और ट्यूब्स हैं जो उसे टेक्निकली जिंदा रखे हुए हैं, और बाहर अदालतें और उसका परिवार इस बात पर एक लंबी बहस कर रहे हैं कि इस जीवन पर असली हक या कंट्रोल किसका है। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। राइट। मतलब क्या ये कंट्रोल उस व्यक्ति का है, उसके परिवार का है, या फिर हमारे देश के कानून का? और ये कोई किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। आज के हमारे इस डीप डाइव का ये बिल्कुल शुरुआती सवाल है। और आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, कंट्रोल और ऑटोनॉमी, यानी हमारी स्वायत्तता। एग्जैक्टली क्योंकि हमें अक्सर ये भ्रम होता है ना कि हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है। हाँ, हम रोज की जिंदगी में ये मानकर चलते हैं कि सिस्टम हमारे हिसाब से चल रहा है और हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं। लेकिन जब आप उनको ध्यान से पढ़ते हैं, वही मैं कहने वाली थी। जब हम उन आर्टिकल्स, लीगल एनालिसिस और डेटा को ध्यान से देखते हैं जिन्हें हम आज डिकोड करने वाले हैं, तो ये भ्रम बिल्कुल शीशे की तरह टूट जाता है। बात चाहे हमारे शरीर की हो, हमारे बच्चों के दिमाग की हो, या फिर देश के विशाल सरकारी सिस्टम की, हर जगह कंट्रोल की एक अदृश्य सीमा जरूर है। ओके, तो आइए इस सबको थोड़ा अनपैक करते हैं। आज हमारे पास कुछ बेहतरीन एडिटोरियल्स और इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं उस मामले से जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आप हरीश राणा वाले केस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं वही लीगल एक्सप्लेनर पढ़ रहा था, और सच कहूं तो ये मामला अंदर तक झकझोर देने वाला है। बिल्कुल। 32 साल के हरीश 2013 में एक एक्सीडेंट के बाद से वेजिटेटिव स्टेट में थे, यानी पूरी तरह से अचेत अवस्था। और वो भी 13 साल तक। हाँ, ये अपने आप में बहुत लंबा वक्त है। वही तो। उनके माता पिता ने एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, जिसे CANH कहते हैं, उसे हटाने की अनुमति दी है। ये भारत में पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जमीन पर लागू करने वाला एक ऐतिहासिक आदेश है। और देखिए, इसे अगर हम एक एनालॉजी से समझें तो मान लीजिए कि जीवन एक बहती हुई नदी है और मौत उस नदी का समुंदर में मिलना है। अच्छा, ओके। तो आधुनिक चिकित्सा तकनीक ने क्या किया है कि अपनी मशीनों के जरिए उस नदी पर एक बड़ा सा कंक्रीट का बांध बना दिया है। राइट। तो पैसिव यूथेनेसिया उस नदी को जबरदस्ती सुखाना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस बांध के गेट खोलकर प्रकृति को अपना काम करने देने जैसा है। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि अदालत ने एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया के बीच के उस बारीक अंतर को बहुत गहराई से डिफाइन किया है। एक्टिव यूथेनेसिया जिसमें घातक इंजेक्शन दिया जाता है, राइट? हाँ, एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब है किसी को इंजेक्शन देकर उसकी जान लेना, जो कि भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिल्कुल। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है उस मेडिकल सपोर्ट को हटा लेना जो सिर्फ और सिर्फ मौत की प्रक्रिया को लंबा खींच रहा है, जीवन को बचा नहीं रहा। पर एक सेकंड, अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि क्या हरीश को ट्यूब के जरिए जो खाना दिया जा रहा था वो सिर्फ एक नॉर्मल देखभाल है या मेडिकल ट्रीटमेंट था। हाँ, वो तो मर्डर हो गया ना एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि जब कोई व्यक्ति खुद खाना निगल नहीं सकता, पचा नहीं सकता, और उसे सीधे पेट में ट्यूब डालकर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तो वो एक आर्टिफिशियल मेडिकल इंटरवेंशन है। समझ गया। और अगर ये तय हो जाए कि मरीज के ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो इस मेडिकल इंटरवेंशन को रोकना कानूनी रूप से सही है। और ये फैसला ना रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास रहा है। हम सबने अरुणा शानबाग वाले केस के बारे में तो सुना ही है। हाँ, 1973 की वो घटना। हाँ, एक क्रूर हमले के बाद वो दशकों तक कोमा में रहीं। फिर जब 2011 में उनके मामले में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक बात कही थी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, हाँ, उसी में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। सही कहा आपने। और पता है, इस ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की है। ओ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हरीश के माता पिता के दर्द को समझते हुए कहा कि जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मृत्यु नहीं बल्कि त्याग है, यानी अबैंडनमेंट। बाप रे, ये सच में बहुत गहरा पॉइंट है। उन बुजुर्ग माता पिता ने 13 साल तक अपने बेटे का त्याग नहीं किया।
उन्होंने उसे गरिमा के साथ जाने की अनुमति मांगकर एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया है। बिल्कुल। पर यहाँ एक आम इंसान के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या इस तरह के हालात से बचने के लिए हम आज से कुछ तैयारी कर सकते हैं। मतलब मैं लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के बारे में पढ़ रहा था। हाँ, लिविंग विल। तो क्या अब आम लोगों के लिए इसे बनाना कुछ आसान हुआ है? पहले तो लगता था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2018 में जब लिविंग विल को मान्यता मिली थी तो प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल थी कि आम आदमी उसे पूरा कर ही नहीं सकता था। मुझे याद है शायद कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। बिल्कुल, आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से साइन करवाने पड़ते थे। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को बहुत सरल कर दिया है। तो अब प्रोसेस क्या है? अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक गजेटेड ऑफिसर या नोटरी से अपने दस्तावेज अटेस्ट करवा सकता है और आप इसे अपने डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से भी जोड़ सकते हैं। ओह वाओ! मतलब अब अपने आखिरी वक्त का कंट्रोल हम अपने पास रख सकते हैं, बिना परिवार को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए। एग्जैक्टली, वही तो ऑटोनॉमी है। चलिए, ये तो बात हुई जीवन के अंतिम पड़ाव पर गरिमा और कंट्रोल की। लेकिन आइए जीवन के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं, बचपन। हमने देखा कि कैसे मेडिकल मशीनें हमारे अंत को कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन आज की ये जो डिजिटल मशीनें हैं, हमारे स्मार्टफोन, हमारी ऐप्स, वो हमारे बच्चों की शुरुआत को कैसे कंट्रोल कर रही हैं? ये एक ऐसी चर्चा है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सच में, आज के इस डिजिटल युग में बच्चों के दिमाग और उनकी स्वायत्तता की डोर आखिर किसके हाथ में है? देखिए, अगर हम नीति आयोग के लेटेस्ट आंकड़े देखें तो स्थिति सच में बहुत चिंताजनक है। मतलब क्या डेटा है वहाँ का? डेटा बताता है कि 6 से 10 साल के छोटे बच्चे दिन में औसतन 2.5 घंटे ऑनलाइन बिता रहे हैं। 2.5 घंटे? 6 साल के बच्चे? हाँ, और 16 से 18 साल के किशोर तो दिन के 6 घंटे स्क्रीन से चिपके हुए हैं। 6 घंटे? एक सेकंड, मतलब एक तरह से उनका पूरा स्कूल टाइम अब स्क्रीन टाइम बन चुका है। बिल्कुल। और इसके नतीजे जमीन पर बहुत डरावने दिख रहे हैं। मैंने एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट देखी थी। उसमें साफ लिखा है कि 2021 से 22 के बीच सिर्फ एक साल में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में 32% का भारी उछाल आया है। 32%? हाँ, मतलब तकनीक जिस स्पीड से भाग रही है, हमारे बच्चे उतनी ही तेजी से उसके शिकार हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस मुद्दे पर कुछ कर नहीं रही है। अगर हम ऑन पेपर देखें तो कई बड़े कानूनी कदम उठाए गए हैं, जैसे 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट। राइट, उसमें एज लिमिट की बात है ना? हाँ, ये कानून स्पष्ट करता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले टेक कंपनियों को वेरीफाइडेबल पेरेंटल कंसेंट लेना ही होगा, यानी माता पिता की अनुमति। ओके। इसके अलावा आईटी रूल्स 2021 के तहत सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को उम्र के हिसाब से रेट करना जरूरी है, जैसे एल, यू बाय ए, 13+ या ए रेटिंग। और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी तो कोई गाइडलाइन निकाली थी। बिल्कुल, शिक्षा मंत्रालय ने प्रज्ञाता नाम से गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिटेड रहे। देखिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये सारे नियम, कानून, ये सारे सरकारी एक्ट्स कागज पर तो मास्टर स्ट्रोक लगते हैं और टेक कंपनियां भी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। हाँ, उनका पीआर तो हमेशा स्ट्रांग होता है। राइट। इंस्टाग्राम ने हाल ही में 3 अकाउंट्स रोल आउट किए हैं जो डिफॉल्ट रूप से प्राइवेट होते हैं। गूगल का फैमिली लिंक है जहां पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन हम और आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। क्या ये टूल सच में काम करते हैं? जब कोई 10 साल का बच्चा इंटरनेट पर अकाउंट बनाता है तो वो आसानी से अपनी बर्थ ईयर 1990 डाल देता है और सिस्टम मान लेता है कि वो एक अडल्ट है। हाँ, एज गेटिंग का सबसे बड़ा लूपहोल यही है और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? कि असली चुनौती कानून ड्राफ्ट करने में है या उस कानून को तकनीक के जरिए लागू करने में। सही पॉइंट है। हम इस बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते कि कंपनियां जो कह रही हैं वो सच में इफेक्टिवली काम कर रहा है। हाल ही में मेटा के एक पूर्व सीनियर इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। उनकी स्टडी, जिसे अमेरिकी संसद के सामने भी रखा गया था, उसमें एक चौंका देने वाला आंकड़ा था। अच्छा, क्या आंकड़ा था वो? उन्होंने पाया कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक ने जो 64% नए सेफ्टी टूल्स बनाए थे वो असल में पूरी तरह अप्रभावित थे, यानी इनइफेक्टिव। एक सेकंड,
64% टूल्स फेल थे। बिल्कुल। ये तो पेरेंट्स के लिए बस एक झूठी तसल्ली हुई ना, एक प्लासिबो की तरह। उन्हें लगता है कंट्रोल उनके पास है, पर है नहीं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण वही है जो आपने अभी बताया, एज गेटिंग की नाकामी। हम्म। जब तक एज वेरिफिकेशन का कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं निकलता, जो लोगों की प्राइवेसी को भी ना तोड़े, तब तक ये सारे कानून सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। मतलब पेरेंट्स को जो कंट्रोल का एहसास इन ऐप्स से मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। और देखिए, अगर डिजिटल दुनिया में बच्चों के नाजुक दिमाग को इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है, तो हम अडल्ट्स किस मुगालते में जी रहे हैं? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, हम भी कहाँ सुरक्षित हैं। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ हमारा समय नहीं चुरा रही, वो हमारी सोच, हमारा जनमत यानी हमारी पब्लिक ओपिनियन को भी हाईजैक कर रही है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है, और जनमत किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होता है। बिल्कुल। आज की चर्चा में हमारे पास जो एआई और एस्ट्रोटॉफिंग का एनालिसिस है, वो इसी खतरे को पूरी तरह उजागर करता है। जब से जेनरेटिव एआई आम लोगों के हाथ में आया है, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फर्जी नैरेटिव सेट करने के लिए हो रहा है। अच्छा, इस एस्ट्रोटर्फिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिकोड करते हैं। जी। जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं कि एस्ट्रोटर्फ का मतलब होता है नकली घास। राइट। जब आप दूर से देखते हैं तो लगता है कि हरा भरा मैदान है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो तो प्लास्टिक है। हाँ, और डिजिटल दुनिया में इसका क्या मतलब है? डिजिटल दुनिया में इसका मतलब है नकली जनसमर्थन तैयार करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 90 के दशक के टीवी कॉमेडी शोज में होता था ना। ओह, वो लाफ ट्रैक वाला कॉन्सेप्ट। वही फेक लाफ ट्रैक, यानी नकली हंसी की आवाज का इस्तेमाल। हाँ, वो लाफ ट्रैक वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है इस कॉन्टेक्स्ट में। राइट। जब टीवी पर कोई जोक आता था तो पीछे से हंसी की आवाज बजा दी जाती थी। ये सुनकर घर बैठे दर्शक के दिमाग को एक सिग्नल मिलता था कि अरे, सब हंस रहे हैं, मतलब जोक सच में मजेदार है, और वो भी हंसने लगता था। आज एआई हमारे समाज और लोकतंत्र के साथ बिल्कुल यही कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही मैनिपुलेशन। राजनीतिक पार्टियां या कोई भी एजेंडा चलाने वाले लोग एआई का इस्तेमाल करके लाखों फर्जी बॉट्स बना लेते हैं। जब आप एक्स या फेसबुक खोलते हैं तो देखते हैं कि किसी एक मुद्दे पर हजारों लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि यही पूरे देश की राय है? आप उस फेक लाफ ट्रैक के प्रभाव में आ जाते हैं और अपनी असली राय बदल लेते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ झूठी सहमति बनाने तक सीमित नहीं है। तो और आगे क्या चल रहा है इसमें? बात डीप फेक्स तक पहुंच गई है। ऐसे वीडियो और ऑडियो बनाए जा रहे हैं जो इतने असली लगते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। हाँ, मैंने भी ऐसे कुछ वीडियोस देखे हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं। सोचिए, चुनाव के दौरान या किसी संवेदनशील समय पर एक एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो मिनटों में सांप्रदायिक उन्माद फैला सकता है। बहुत डरावना है ये। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि हम क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वसनीयता के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब किसी भी चीज पे भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। जब आप अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे तो आप किस पर भरोसा करेंगे? सच में। भविष्य में ये भरोसा या क्रेडिबिलिटी भी एक प्रोडक्ट बन जाएगी जिसका मोनेटाइजेशन होगा। लोगों को सच जानने के लिए भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि हम अपनी राय खुद बना रहे हैं या कोई अदृश्य एल्गोरिदम हमारी ऑटोनॉमी को अपने फायदे के लिए नाचा रहे हैं। वही तो, कंट्रोल हमारे हाथ में लगता है पर होता नहीं। खैर, हमने देखा कि कैसे टेक्निक हमारे दिमाग और हमारे बच्चों को कंट्रोल कर रही है। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। ओके, नेशनल लेवल पर। हाँ, व्यक्तिगत और डिजिटल दुनिया से निकलकर जरा नेशनल और सिस्टमिक लेवल पर देखते हैं। हमें लगता है कि हमारे देश की व्यवस्थाएं, जैसे हमारी इकोनॉमी, हमारे रोजगार का ढांचा या हमारी संसद, ये सब बहुत शक्तिशाली हैं और पूरी तरह कंट्रोल में हैं। लेकिन आज के सोर्सेज बताते हैं कि हमारी ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी अपनी ही सीमाओं और कमजोरियों से जूझ रही हैं। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा, रोजगार और राजनीति, इन तीनों पैमानों को देखना होगा। तो शुरुआत ऊर्जा से करते हैं। हाँ, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने ऊर्जा स्वराज का जो विचार रखा है वो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। ऊर्जा स्वराज, राइट? की है, लेकिन समस्या ये है कि ये ऊर्जा दुनिया में हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, खासकर मिडल ईस्ट से।
और देखिए यही वो कैच है। क्या? जब हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ कार्बन एमिशन या ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि हम अपनी राष्ट्रीय ऑटोनॉमी का एक हिस्सा भी उन देशों को सौंप रहे होते हैं। हाँ, एक तरह की निर्भरता बन जाती है। बिल्कुल। अगर खाड़ी देशों में कोई युद्ध छिड़ जाए या ईरान के साथ कोई डिप्लोमेटिक विवाद हो जाए तो हमारे देश में रातों रात पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। राइट। मतलब हमारे सिस्टम का कंट्रोल सच में किसी और देश के हाथ में। इसीलिए प्रोफेसर सोलंकी का ऊर्जा स्वराज कहता है कि जब तक हम स्थानीय स्तर पर अपनी ऊर्जा खुद पैदा करना नहीं सीखते, जैसे सोलर पावर के जरिए, तब तक हम असल में आजाद नहीं है। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। और पता है, सिस्टम की ये सीमा सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। ये हमारे अपने घरेलू सिस्टम्स जैसे कि रोजगार देने की क्षमता में भी साफ दिखाई देती है। रोजगार वाले मुद्दे पर भी एक आर्टिकल था ना? हाँ, A.K. भट्टाचार्य का जो आर्टिकल है वो सरकारी नौकरियों का एक ऐसा डेटा सामने रखता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कहता है वो डेटा? मार्च 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार में कुल 40.4 लाख पद सैंक्शनड हैं। 40 लाख के आसपास, ठीक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से लगभग 9.8 लाख पद खाली पड़े हैं। एक सेकंड वेट, लगभग 10 लाख पद खाली हैं। हाँ, यानी करीब 24% नौकरियां वेकेंट हैं। एक ऐसे देश में जहां करोड़ों युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां सरकारी नौकरी के एक फॉर्म के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, वहां सिस्टम 10 लाख खाली पदों को भर क्यों नहीं पा रहा है? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति या नियत की कमी है? देखिए, बात सिर्फ नियत की नहीं है, बात क्षमता यानी कैपेसिटी की है। और यही सिस्टम का सबसे बड़ा इल्यूजन है। इल्यूजन कैसे? हमें लगता है कि सरकार जब चाहे नौकरियां बांट सकती है। हाल ही में जो रोजगार मेले लगे, जिनमें 71,000 या 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए, वो हेडलाइंस में बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, फ्रंट पेज पर छपते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 33 लाख के आसपास ही अटकी हुई है। ओह, मतलब टोटल नंबर बढ़ ही नहीं रहा। हाँ, पुराने लोग रिटायर हो रहे हैं और नई भर्तियों की रफ्तार बहुत धीमी है। सरकार बजट में हर साल पैसा एलोकेट करती है कि इतने लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन जब साल खत्म होता है तो पता चलता है कि वो पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। इसका क्या रीजन है? इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक, यानी सिस्टम के पास भर्तियां आयोजित करने, परीक्षा लेने और ज्वाइनिंग कराने की जो मशीनरी है वो इतनी धीमी और पुरानी है कि वो चाहकर भी इतनी बड़ी संख्या में अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस नहीं कर सकती। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब कागज पर वैकेंसी भी है, बजट में पैसा भी है, बाहर युवा नौकरी के लिए तैयार भी बैठे हैं, लेकिन बीच का जो सिस्टम है, जो पुल है, वो उस काम को अंजाम देने में ही सक्षम नहीं है। एग्जैक्टली, थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर। और दिलचस्प बात यह है कि यही थ्योरी और प्रैक्टिस की कनाई हमें अपने सबसे ऊंचे संवैधानिक संस्थानों में भी देखने को मिलती है। मैं महाभियोग या इम्पीचमेंट को लेकर योगी नारायण जी का वो लेख पढ़ रहा था। हाँ, वो भी सिस्टम की लिमिट्स का एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। कैसे? हाल ही के दिनों में हमने देखा कि राजनीतिक गलियारों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग लाने की चर्चाएं उठी। हाँ, न्यूज में तो काफी था। लेकिन अगर हम इतिहास और संवैधानिक प्रक्रियाओं को देखें तो महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है कि इसे पास कराना लगभग असंभव होता है। बिल्कुल। अगर आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, बिल क्लिंटन हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के खिलाफ महाभियोग लोअर हाउस में तो पास हो गया, लेकिन जब बात सेनेट में आई तो उन्हें पद से नहीं हटाया जा सका। हाँ, क्योंकि वहां 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और भारत में भी जजों या बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। पहले 50 सांसदों के हस्ताक्षर, फिर 15 सदस्यीय समिति की जांच, फिर दोनों सदनों में विशेष बहुमत। राइट। यही वजह है कि आज तक कोई बड़ा महाभियोग सफल नहीं हो पाया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर राजनीतिक दलों को पहले से पता है कि पास नहीं होगा तो वो इसे लाते ही क्यों हैं? न्यूज में बने रहने के लिए। जवाब है, इसे एक पॉलिटिकल वेपन या सिग्नलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना। यहाँ भी सिस्टम का ओरिजिनल मकसद कुछ और था, यानी जवाबदेही तय करना, लेकिन प्रैक्टिस में वो सिर्फ एक राजनीतिक दांवपेच बनकर रह गया है। यानी अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमारे पास कागज पर बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू करने की क्षमता या कभी-कभी नियत दोनों वीक पड़ जाते हैं। सही ठीक कहा आपने। और आज के इन सभी सोर्सेज ने बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ एक ही बात की और इशारा किया है, और वो है थ्योरी
वर्सेस प्रैक्टिस का अंतर। हम्म, चाहे वो ऊर्जा स्वराज के लिए सोलर पैनल लगाकर खुद को विदेशी निर्भरता से आजाद करना हो, सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को ठीक करना हो, या फिर डिजिटल कानूनों को इस तरह डिजाइन करना हो कि वो सच में बच्चों को बचा सकें। राइट। समाधान सिर्फ नए कानून पास करने में नहीं है, बल्कि सिस्टम के एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बढ़ाने में है। जब तक हम जमीन पर इन चीजों को लागू करने की कमियों को दूर नहीं करते, तब तक ऑटोनॉमी और कंट्रोल सिर्फ किताबी शब्द ही बने रहेंगे। बिल्कुल। तो आज के इस डीप टाइप को आप समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही व्यक्तिगत और नाजुक सवाल से। हाँ, हरीश राणा का केस। हमने देखा कि कैसे हरीश राणा के परिवार को गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए, प्रकृति को अपना काम करने देने के लिए 13 साल तक सिस्टम से लड़ना पड़ा। फिर हम डिजिटल दुनिया में गए, जहां हमने समझा कि कैसे टेक कंपनियों के सेफ्टी टूल्स दरअसल एक छलावा हैं, और कैसे एस्ट्रोटर्फिंग और एआई बॉट्स चुपचाप हमारे जनमत को, हमारी सोच को हैक कर रहे हैं। और आखिर में नेशनल लेवल पर हाँ, वहां हमने देखा कि चाहे हमारी ऊर्जा की जरूरतें हों, लाखों खाली पड़े रोजगार हों, या संसद की महाभियोग प्रक्रिया, हमारे विशाल सिस्टम अपनी ही जटिलताओं और सीमाओं के जाल में फंसे हुए हैं। हर स्तर पर, चाहे वो व्यक्तिगत हो, डिजिटल हो या राष्ट्रीय, एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि सिर्फ मशीनें लगा देना या कागज पर अधिकार दे देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। व्यवस्थाओं को ठीक से काम करने के लिए मानवीय संवेदना, असली प्रशासनिक क्षमता और जमीनी जवाबदेही की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यही आज की इस चर्चा का सबसे दिलचस्प और सोचने वाला पहलू है। एक ऐसे दौर में जहां अस्पताल की मशीनें हमारे शरीर को दशकों तक जिंदा रख सकती हैं, जहां एआई एल्गोरिदम पलक झपकते ही ये तय कर सकते हैं कि हम किस राजनीतिक पार्टी को वोट देंगे, और जहां हमारे विशाल सरकारी सिस्टम अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं, शायद ऐसे भविष्य में सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी आज़ादी बस इतनी सी होगी कि हम अपना कंट्रोल वापस लेना सीखें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखें। आजादी का नया मतलब, चाहे वो अपनी लिविंग विल को आज ही रजिस्टर करवाकर अपने अंतिम पलों का निर्णय खुद लेना हो, अपने बच्चों के दिमाग को बचाने के लिए सोशल मीडिया के उस नकली लाफ ट्रैक से खुद को स्क्रीन ऑफ करने का कठोर फैसला लेना हो, या फिर अपने घर की छत पर एक छोटा सा सोलर पैनल लगाकर अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा खुद पैदा करना हो। बहुत ही जरूरी कदम है ये सब। जरूरी बात यह है कि जरा सोचिए इस बारे में कि इस हद से ज्यादा मॉडर्न और कनेक्टेड दुनिया में आपका अपने फैसलों पर, अपनी इच्छाओं पर और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील पर असल में कितना कंट्रोल है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले डीप डाइव्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।